बॉस को संदेश भेज दिया जाए कि मेरे को निकाले ना अभी। सुबह से बैठा हूँ सुबह इनकी बातों पे सर जरा भी भरोसा नहीं है। हर बात पे ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से देश भर के हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो कैसे जाएं। 4 दिन में लगभग 1000 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं, सवाल तमाम हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आज खबरें अनकही में हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एयरलाइंस, डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिलकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सरल सहज खबरें, शांति से और विस्तार से। आज खबरें अनकही में हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, तमाम समझौतों की, लेन देन की। बात होगी भागवत गीता की और गीता के रूस कनेक्शन की। हम आज चर्चा करेंगे उन वजहों पर जिन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें ठप कर दी। साथ ही आपको बताऊंगी कि पद्मश्री डॉक्टर्स के एक समूह ने प्रदूषण को लेकर सरकार से क्या मांग की है। इन सब खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं दिन की बड़ी खबरें। 30 घंटे के भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत किया गया। 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हैदराबाद हाउस में हुए 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। देश भर के एयरपोर्ट्स पर पिछले 4 दिन से मची अफरा तफरी के बाद डीजीसीए ने अपना आदेश वापस ले लिया है, जिसके तहत पायलट्स और क्रू को हर 7 दिन में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। इसी नियम के बाद इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थी। आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते और मौजूदा ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इसका फायदा नए और मौजूदा ग्राहक दोनों को मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे की भारत यात्रा पर आए। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत रूस के 25 साल पुराने रणनीतिक साझेदारी के रिश्ते को और मजबूत करने का मौका था। चलिए आपको बताती हूं कि कल से लेकर आज तक पुतिन की यात्रा में क्या क्या खास हुआ और किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरुवार शाम जब पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां एक खास नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही पुतिन विमान से नीचे उतरे, पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और गले भी मिले। इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री के आवास लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां एक डिनर मीटिंग का आयोजन किया गया था। 5 दिसंबर यानी आज सुबह 11 बजे पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां उनके स्वागत का नजारा बेहद शानदार था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी दोनों राष्ट्रपति भवन के बाहर पुतिन के स्वागत के लिए मौजूद थे। पुतिन की गाड़ी राष्ट्रपति भवन के परिसर में पहुंची। गेट खुला और पुतिन बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू भी वहां मौजूद थी। पुतिन को यहां 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन किया गया। सेना का बैंड दोनों देशों के राष्ट्रगान बजा रहा था। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पुतिन के साथ रूस के 7 मंत्रियों का एक डेलीगेशन भी आया है। राष्ट्रपति भवन से निकलकर पुतिन राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी थे। राजघाट पर पुतिन ने विजिटर बुक में एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने गांधी जी को आधुनिक भारत के प्रमुख संस्थापकों में से एक और एक महान विचारक बताया। पुतिन ने लिखा कि गांधी जी के स्वतंत्रता, करुणा और सेवा के विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने संदेश में गांधी जी के पत्रों का भी जिक्र किया, जिनमें उन्होंने दुनिया के भविष्य, स्वतंत्रता और लोगों की गरिमा के बारे में लिखा था। राजघाट के बाद राष्ट्रपति पुतिन
हैदराबाद हाउस पहुंचे। उनके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे। हैदराबाद हाउस में ही 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा, सुनिए। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। पुतिन ने इस पर जवाब दिया कि रूस एक शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन समझौते की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हाल की बातचीत भी शामिल थी। सुनिए पुतिन क्या कह रहे हैं। Working together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that and the fact that you, ex-Prime Minister, pay special personal attention to that. इस द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई, जिसमें दोनों देश के मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है कि ना तो रूस झुकेगा और ना ही रुकेगा, वो भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेगा। पुतिन ने बताया कि हमने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर कई समझौते किए हैं। पुतिन ने यह भी दावा किया कि $100 बिलियन का व्यापार आंकड़ा 2030 तक जरूर पूरा होगा। भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। पहला समझौता माइग्रेशन और कोऑपरेशन पर है, जिसमें टेम्पररी लेबर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की बात की गई है। यानी जो वर्कर्स एक देश से दूसरे देश में अस्थायी तौर पर काम करने जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरा समझौता हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग बढ़ेगा और मेडिकल स्टूडेंट्स को बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे रूस में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को फायदा मिलेगा और दोनों देश मेडिकल रिसर्च में साथ काम करेंगे। तीसरा समझौता फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दोनों देशों के बीच जो खाद्य पदार्थों का व्यापार होता है वो सुरक्षित और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। ये खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर काफी अहम है। चौथा समझौता पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़ा है। इसमें समुद्री परिवहन, शिपिंग रूट्स और आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। ये व्यापार और नेविगेशन के लिहाज से बड़ा कदम है। पांचवा समझौता फर्टिलाइजर्स पर हुआ है। भारत को खेती के लिए उर्वरकों की भारी जरूरत है और रूस इसका बड़ा सप्लायर है। ये समझौता किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि इससे फर्टिलाइजर्स की सप्लाई स्टेबल रहेगी। इसके अलावा भारत रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी शुरू करेगा। हैदराबाद हाउस में ही राष्ट्रपति पुतिन के लिए लंच का आयोजन किया गया। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों के साथ लंच किया और फिर भारत मंडपम के लिए रवाना हो गए, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बिजनेस इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान दोनों देशों के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत हुई। इसका मकसद है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ये इवेंट शाम तक चला और फिर पुतिन होटल वापस चले गए। राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल डिनर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम के बाद रात 9 बजे पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। इससे पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे, जिसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला दौरा है। क्रेमलिन ने इस यात्रा को बेहद अहम बताया है। इतना ही नहीं, इस यात्रा के साथ भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हो गए हैं, जिसकी शुरुआत साल 2000 में पुतिन के पहले कार्यकाल में हुई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ये और मजबूत हो रही है। कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है
और वक्त का पहिया घूमता रहता है। एक वक्त वो था जब रूस में भगवत गीता को बैन करने की बात हुई थी, मामला अदालत तक पहुंच गया था, और आज वही भगवत गीता उसी रूस के राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन ये बदलाव कैसे आया और वो कोर्ट केस की कहानी क्या थी, आज हम इसी को समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमको 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात साल 2011 की है। रूस के टॉम्स्क नाम के शहर में अचानक एक कोर्ट केस शुरू हुआ। वहां के एक सरकारी वकील ने कोर्ट में अर्जी दी कि भगवत गीता को बैन कर दिया जाए। उनका आरोप था कि यह किताब एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी है और लोगों में नफरत फैलाती है। वो चाहते थे कि इस किताब को हिटलर की मेन कैंप की श्रेणी में रख दिया जाए। सोचिए, वो किताब जो दुनिया को कर्म और शांति का पाठ पढ़ाती है, उसे चरमपंथी उग्रवादी बताया जा रहा था। ये केस खास तौर पर भगवत गीता एज इट इज वाली किताब पर था, जिसे इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है। कोर्ट ने इस किताब की जांच के लिए कुछ विद्वानों को बुलाया, जिन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया कि हाँ, ये किताब धार्मिक नफरत फैलाती है। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। खबर जैसे ही भारत पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। संसद में सवाल उठे, सड़कों पर प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने रूस को कड़ा संदेश दिया। हमारी सरकार ने कहा कि यह पूरी कोशिश बेहद बेतुकी है। इसे अज्ञानी और भटके हुए लोगों का काम बताया गया। भारत में इस्कॉन के मंदिरों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा कि भगवत गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसे एक्सट्रीमिस्ट कहना हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। सिर्फ भारत में ही नहीं, खुद रूस के अंदर भी इस मुकदमे का विरोध हुआ। वहां के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने खुलकर इसकी निंदा की। रूस के 20 जाने माने दार्शनिकों और विद्वानों ने खुला खत लिखा। यह खत किसे लिखा गया? तब के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को, जो अब रूस के राष्ट्रपति हैं। खत में लिखा गया कि कृपया इस केस पर अपना व्यक्तिगत ध्यान दीजिए। रूस के एक जाने माने इतिहासकार आंद्रे वोलोदिन ने तो साफ साफ कहा कि गीता को बैन करना खुद रूस की संस्कृति और खुलेपन पर धब्बा होगा। अब सवाल है कि मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचा? तो पर्दे के पीछे एक और कहानी थी। माना जाता है कि इस केस के पीछे रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का हाथ था। रूस में यह चर्च बहुत ताकतवर है और सरकार के बहुत करीब भी है। इस्कॉन संस्था टॉम्स्क और मॉस्को में मंदिर बनाना चाहती थी, पर रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च इसे एक विनाशकारी पंथ मानता था जो उनके इलाके में पैर पसारना चाहता है। इसलिए उन्होंने FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की मदद से ये केस करवाया। लेकिन जब पूरी दुनिया में बवाल मच गया तो रूस की सरकार को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने भारत को आश्वासन दिया कि वो इस बैन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। और फिर 28 दिसंबर 2011 को टॉम्स्क की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। भगवत गीता को बैन नहीं किया गया। फैसले के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में इस्कॉन के भक्तों ने जश्न मनाया। और अब देखिए वक्त का पहिया कैसे घूम गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए। जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो प्रधानमंत्री ने उन्हें एक खास तोहफा दिया। ये तोहफा था भगवत गीता की एक कॉपी, और वो भी रशियन भाषा में। पुतिन ने भी इसे बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राष्ट्रपति पुतिन को रशियन में गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो आखिर में हम इससे क्या समझते हैं? यही कि राजनीति, फॉल्स प्रोपेगेंडाज यानी झूठे प्रोपेगेंडा कुछ समय के लिए शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन वो किसी महान विचार को खत्म नहीं कर सकते। भगवत गीता एक ऐसा सूरज है जिसे आप कुछ वक्त के लिए बादलों से ढक तो सकते हैं, वो भी झूठ के बादलों से, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। 2011 का वो कोर्ट केस और 2025 की ये तस्वीर, ये सफर बताता है कि दुनिया अंत में ज्ञान और प्रेम के आगे ही झुकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देश के एयरपोर्ट्स पर चल रहे इस हंगामे के बाद DGCA ने अपने नियमों में थोड़ी सी ढील दी है।
लेकिन इसका कितना असर और कितनी जल्दी होगा ये कहना मुश्किल है। भारत के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का आलम है। 2 दिसंबर से आज 5 दिसंबर के बीच इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द हो गई। सबसे ज्यादा आज 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जबकि 4 दिसंबर को 550 उड़ानें रद्द हुई। सोचिए, भारत की वो सबसे बड़ी एयरलाइन जो हर रोज 2200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है, उसकी इतनी सारी फ्लाइट्स रद्द हो जाएं तो हवाई अड्डों पर हालात कितने बुरे होंगे। पिछले 24 से 48 घंटों में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा आप किसी आलीशान एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी भीड़भाड़ वाले बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर आ गए। हजारों यात्री एयरपोर्ट पहुंचे, चेक इन किया, सिक्योरिटी पार की और बोर्डिंग गेट पर जाकर बैठ गए। घंटों बीत गए लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं, फ्लाइट का डिपार्चर नहीं। जब लोगों ने इंडिगो के स्टाफ से पूछना चाहा तो कई जगहों पर काउंटर ही खाली थे, स्टाफ ही चला गया था। जहां स्टाफ था वहां इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की शुरू हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो हालात इतने बेकाबू हो गए कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। और कुछ एयरपोर्ट से तो बड़ी दिलचस्प वीडियोस हैं जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। कहीं पर लोग गरबा करने लगे, कहीं पर किसी ने अपना गिटार निकाला और बजाने लगे, मतलब लोग टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था, वो स्टाफ से लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। जाहिर सी बात है, जिसको समय पर कहीं पहुंचना होगा, जिसका कोई जरूरी काम अटक रहा होगा, उसको गुस्सा आएगा। फ्लाइट्स 10-10, 12-12 घंटे लेट हैं। नियम के मुताबिक अगर फ्लाइट इतनी लेट हो तो एयरलाइन को खाना पीना देना चाहिए अपने पैसेंजर्स को, लेकिन यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बताया कि उन्हें पानी की एक बोतल तक नहीं मिली। छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, बुजुर्ग व्हीलचेयर पर घंटों एक ही जगह बैठे बैठे थक गए थे। कई लोग तो थककर वहीं फर्श पर अपनी जैकेट या बैग या उनका तकिया बनाकर सो गए। जैसा कि हम अक्सर रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर देखते हैं, वही नजारा देश के एयरपोर्ट्स पर था। वहां मौजूद लोगों ने अपनी परेशानियों को मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड किया। सुनिए। 8 o'clock की फ्लाइट को आपने 12:40 कर दिया है। तो अधिकारियों का क्या जवाब है? क्या उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं? मेरे तरफ से ना सेफ्टी कंसर्न्स है, ना कोई स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई एस्टिमेटेड फ्लाइट डिटेल्स है। इनका फ्लाइट इसलिए डिले हुआ क्योंकि इनका कैप्टन ही नहीं आया उड़ाने के लिए। तो कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं है? चले गए वो, तो यहाँ पे जो थे वो चले गए। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे? इनकी बातों पे सर जरा भी भरोसा नहीं है। हर बात पे ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप एयरपोर्ट कितने बजे आ चुके थे शाम को? 7 o'clock से I'm staying here. अच्छा। Waiting here for the flight. ठीक है। ये मैं और मेरे क्या है, फादर इन लॉ की तबीयत सीरियस है, शायद उनका अंतिम समय भी आ सकता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्लाइट कैंसिल होगी तो देखेंगे जो होगा। जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई उनके यात्रियों से कहा गया कि आप घर वापस जाइए, लेकिन उनका सामान वापस मिलने में ही 4-5 घंटे लग गए। तो ना तो वो उड़ पाए ना घर जा पाए, बस बीच में फंस कर रह गए। लोगों का गुस्सा इसलिए भी साथ में आसमान पर था क्योंकि जब उन्होंने दूसरी एयरलाइंस की टिकट देखनी चाहिए तो दिल्ली से मुंबई का किराया जो आमतौर पर 5-6 हजार रुपए होता है वो बढ़कर 50,000 रुपए तक पहुंच गया। यानी यहां भी दूसरी एयरलाइंस मजबूरी का फायदा उठा रही थी। और ये हमने अक्सर देखा है अपने देश में, जब जब कोई क्राइसिस आती है, फ्लाइट्स की कोई दिक्कत होती है तो फौरन एयरलाइंस किराया 2 गुना 3 गुना कर देती हैं। कोई नियम ही नहीं ना उसको लेकर। तो कुल मिलाकर एयरपोर्ट के अंदर का मंजर डरावना था। पिछले कई घंटों से लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एयरलाइन के पास सिर्फ एक जवाब था, सॉरी। भारत में इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन है, इतनी बड़ी कि हमारे आसमान में उड़ने वाला हर दूसरा जहाज इंडिगो का होता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में इनका पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है डीजीसीए के नए नियम और इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की भारी कमी। डीजीसीए ने पायलट्स और दूसरे क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नाम दिया गया है। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलट्स और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस वजह से एयरलाइन कंपनियों के पास पायलट्स और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई। पहले पायलट ज्यादा घंटे लगातार काम कर सकते थे, लेकिन नए नियमों ने उनके फ्लाइंग आवर्स सीमित कर दिए। मतलब ये कि अगर पहले एक पायलट एक दिन में 4 चक्कर लगा सकता था तो अब शायद वो 2 या 3 ही लगा पाएगा।
उसे घर जाकर आराम करना जरूरी है और ये सुरक्षा के लिए अच्छी बात है। इन नियमों के तहत अनिवार्य साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। नाइट, जो हम नाइट शिफ्ट कहते हैं, उसकी परिभाषा अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक कर दी गई है, जबकि पहले ये 12 से 5 बजे तक थी, जिससे आराम के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल सकता है। नाइट ऑपरेशन में सीमाएं कर दी गई हैं। रात के संचालन के दौरान अधिकतम उड़ान समय 8 घंटे और अधिकतम ड्यूटी अवधि 10 घंटे तक सीमित कर दी गई है। नाइट ऑपरेशन के दौरान पायलट्स के लिए लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। हर 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे का अनिवार्य आराम सुनिश्चित किया गया है। तो ये नियम सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडिगो जैसे ऑपरेटर्स जिनके पास सबसे ज्यादा रात की या बिल्कुल सुबह सुबह की उड़ानें हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका बन गया। ऊपर से सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे की दिक्कत भी शुरू हो गई है। इंडिगो के साथ हुआ ये कि उन्होंने इस समस्या के लिए सही प्लानिंग नहीं की। जब फ्लाइट्स कोहरे की वजह से लेट होने लगी तो पायलट्स की ड्यूटी के घंटे खत्म होने लगे। नियम तो बदल गए, पर इंडिगो के पास इन सब नए नियमों के हिसाब से एक्स्ट्रा पायलट्स नहीं थे, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। अब बात करते हैं उस बड़ी मुसीबत की जिसने फ्लाइट कैंसिल होने वाली परेशानी को और बढ़ा दिया। 2 दिसंबर को दिल्ली और पुणे समेत कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो का चेक इन और डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम अचानक खराब हो गया। आप इसे किसी एयरलाइन का ब्रेन समझ सकते हैं। जब ये सिस्टम बैठ गया तो यात्रियों की बोर्डिंग रुक गई। काउंटर पर देखते ही देखते लंबी लंबी लाइनें लग गईं, क्योंकि कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहे थे। इस तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट्स के डिपार्चर्स में भी बहुत देरी हुई। मान लीजिए एक जहाज को सुबह 6 बजे दिल्ली से मुंबई जाना था, कोहरे की वजह से वो 10 बजे उड़ा, अब वो मुंबई 4 घंटे लेट पहुंचेगा। वही जहाज मुंबई से फिर बेंगलुरु जाने वाला था, वहां भी वो लेट हो गया। शाम होते होते ये 4 घंटे की देरी 8 से 10 घंटे में बदल जाती है और आखिर में एयरलाइंस को रात की सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसने एयरक्राफ्ट और क्रू के आने जाने की पूरी चेन और रोटेशन को ही बिगाड़ दिया। अब इसी में एक और समस्या जुड़ जाती है और वो है कोहरे की। मान लीजिए एक जहाज को सुबह 6 बजे दिल्ली से मुंबई जाना था, कोहरे की वजह से वो 10 बजे उड़ा, अब वो मुंबई 4 घंटे लेट पहुंचेगा। वही जहाज मुंबई से फिर बेंगलुरु जाने वाला था, तो वो वहां भी लेट होगा। शाम होते होते 4 घंटे की देरी 8 से 10 घंटे में बदल जाती है और आखिर में एयरलाइन को रात की सारी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसने एयरक्राफ्ट और क्रू के आने जाने की पूरी चेन और रोटेशन को ही बिगाड़ दिया। मान लीजिए एक पायलट की ड्यूटी 8 घंटे की थी, देरी के कारण वो 8 घंटे जहाज के अंदर इंतजार में ही बीत गए। अब नियम के मुताबिक वो पायलट जहाज नहीं उड़ा सकता, उसे घर जाना होगा। अब एयरलाइन के पास जहाज तो थे, लेकिन उन्हें उड़ाने के लिए फ्रेश क्रू नहीं था, इसलिए स्टाफ की कमी हो गई। इसका असर ये हुआ कि पूरा नेटवर्क जैम हो गया, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मतलब डीजीसीए के नए नियम, सिस्टम फेलियर और कोहरा, इन सब ने मिलकर हमारे लिए आफत खड़ी कर दी। डीजीसीए जो भारत में हवाई यात्रा का रेगुलेटर है, बहुत समझ लीजिए, उसने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया और फटकार लगाई। इसके बाद इंडिगो ने माफी मांगी और कहा है कि वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मंत्रालय के बड़े अधिकारियों और इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की। उन्होंने एयरलाइन और बाकी सभी संबंधित एविएशन संस्थाओं को निर्देश दिया कि वो यात्रियों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाएं और कामकाज को ठीक करें। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार और डीजीसीए दोनों पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, सुनिए। हर तरफ लोग परेशान है, यात्री परेशान है, कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, मैंने भी कॉलिंग अटेंशन डाला है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कल ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जानकारी देते, सदन के पटल पे आकर जनता को बताते कि क्या डीजीसीए ने कार्रवाई की है, क्या इंडिगो एयरलाइन से कमिटमेंट आया है, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। कल लेट नाइट उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं, पर डायरेक्टिव्स का पॉइंट क्या है, अगर आज फिर से फ्लाइट्स इतनी सारी रद्द हुई हैं। अभी खबर आई है कि इंडिगो ने दिल्ली के सारे डिपार्चर 3 बजे तक बंद कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने की जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि
कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, एफएएस बढ़ते हुए एफएएस के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहां तय होगी? तो ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं उम्मीद करती हूं उसके जवाब में राज्यसभा में, अगर चेयरमैन उसको एडमिट करते हैं, राज्यसभा में वो आकर जवाब देंगे। एलओपी ने भी कहा विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, एयरलाइन सॉरी बोल रही है। डीजीसीए ने फिलहाल तो नए नियमों में ढील दे दी है, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि चीजें जल्द ठीक होने वाली हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी, धीरे धीरे ठीक हो सकती है। आज यानी 5 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अब सवाल है कि इन हालातों में एक आम यात्री क्या करे। अगर आपकी फ्लाइट अगले कुछ दिनों में है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। घर से निकलने से पहले बार बार अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। सिर्फ एसएमएस का इंतजार ना करें, वेबसाइट पर जाएं। अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो रिफंड या रीशेड्यूलिंग के लिए काउंटर पर लंबी लाइन होगी। कोशिश करें कि आप ये काम ऑनलाइन या कस्टमर केयर से चैट के जरिए कर सकें। अगर बहुत जरूरी काम है तो ट्रेन का विकल्प भी तैयार रखें। कोहरे में ट्रेन भी लेट होती है, लेकिन वो कैंसिल कम होती है। अगर आप फ्लाइट की महंगी टिकट ले रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर देखें जो कैंसिलेशन को कवर करता हो। एक तरफ नए नियम जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बने हैं, दूसरी तरफ एयरलाइन जो इन नियमों के लिए तैयार नहीं थी और बीच में फंसा आम आदमी। समस्या यह भी है कि भारत में हम 1 या 2 एयरलाइंस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ये घटना हम सबके लिए एक चेतावनी है कि हमें बेहतर प्लानिंग और ज्यादा विकल्पों की जरूरत है। यात्रियों को सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनके वक्त और पैसे की कद्र चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोहरा भी छटेगा और ये बदइंतजामी और डीजीसीए ने जो नियम बनाए हैं उनका ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा। फिलहाल अगर आप सफर कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य और समय साथ लेकर चलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। प्रदूषण, जिसकी बात मैं लगातार आपसे कर रही हूं, हम कड़क पर इस मुद्दे को रोज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने के बजाय सर्दी बढ़ने के साथ साथ और बढ़ गया है। अब भारत के जाने माने पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी चेतावनी यानी हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारा देश इस वक्त एक इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सामना कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हालात अब सामान्य नहीं रहे, ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है। सर गंगाराम अस्पताल और मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों के टॉप स्पेशलिस्ट ने मिलकर ये एडवाइजरी जारी की है। उनका कहना है कि प्रदूषण अब सिर्फ खांसी जुकाम का कारण नहीं रहा, ये अब जानलेवा होता जा रहा है। उन्होंने 3 बड़ी बीमारियों का नाम खास तौर पर लिया है, अस्थमा, हार्ट अटैक और डायबिटीज। आप सोच रहे होंगे कि प्रदूषण से डायबिटीज का क्या लेना देना, तो यही तो आज हमें समझना है। जब ये जहरीली हवा शरीर के अंदर जाती है तो सबसे पहले फेफड़ों पर हमला करती है। जिन लोगों को अस्थमा या सांस की कोई भी बीमारी है, उनके लिए तो यह हवा जहर के समान है। उन्हें सांस लेने में तुरंत दिक्कत होने लगती है। लेकिन खतरा सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, यह हवा आपके दिल की भी दुश्मन है। ठंड के मौसम में हमारी नसें वैसे ही थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। ऊपर से जब ये प्रदूषण वाला खून नसों में दौड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि इन दिनों हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स के मामले अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, प्रदूषण उन्हें भी अंदर ही अंदर बीमार बना रहा है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर, डायबिटीज। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये सच है। डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार जहरीली हवा में सांस लेने से हमारे शरीर में एक तरह की सूजन आ जाती है, हमारा शरीर तनाव में आ जाता है। इस वजह से शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसका नतीजा होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उन्हें बीमारी हो सकती है, और जिन्हें पहले से है उनकी शुगर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। यानी ये धुंध सिर्फ आपके फेफड़ों को नहीं बल्कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ रही है। तो अब सवाल यह है कि हम करें क्या सांस लेना छोड़ दें? तो मुमकिन नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ उपाय बताए हैं जिन्हें मानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर आप सुबह सुबह सैर पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो प्लीज फिलहाल उसे बंद कर दीजिए। सुबह के समय ये जहर हवा में सबसे नीचे स्तर पर होता है, तो सुबह की सैर अभी सेहत बनाएगी नहीं बल्कि बिगाड़ेगी। धूप निकलने के बाद ही बाहर निकलें। दूसरा, मास्क को अपनी आदत बना लें, और कोई साधारण कपड़े वाला मास्क नहीं बल्कि N95 मास्क ही आपको इन बारीक कणों से बचा सकता है।
इसे पहनना अब शर्म की बात नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। तीसरा, अगर जरूरी काम नहीं है तो घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। मुमकिन हो और बजट हो तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, खूब पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रदूषण सिर्फ सरकार की समस्या है, वो ही इसे ठीक करेगी। सरकार को तो सख्त कदम उठाने ही होंगे, लेकिन ये हेल्थ इमरजेंसी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। धुंध कुछ दिनों में शायद कम हो सकती है, पर इस दौरान शरीर को जो नुकसान पहुंच रहा है वो शायद जिंदगी भर ठीक ना हो। इसलिए इन चेतावनियों को हल्के में मत लीजिए। अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अनकही में आज इतना ही। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताती हूँ। दुनिया में एक से एक बढ़कर इनोवेशंस हो रहे हैं। आपने देखे भी होंगे, लेकिन आपने कभी ह्यूमन वॉशिंग मशीन देखी है? जापान से आया ये वीडियो देखिए। अपने अजीबोगरीब नाम के बावजूद ये मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। मशीन के अंदर कोई घूमने वाला ड्रम या तंत्र नहीं है। व्यक्ति बस पॉड में लेट जाता है, ढक्कन बंद कर देता है और बाकी काम सिस्टम पर छोड़ देता है। सफाई के दौरान मधुर संगीत बजता रहता है, जिससे यह अनुभव आरामदायक हो जाता है। इसे एक जापानी कंपनी ने बनाया है। ये 1970 के ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में प्रदर्शित एक शुरुआती मॉडल से प्रेरित है, जिसे अब एडवांस फीचर्स के साथ आधुनिक बनाया गया है। धोने के बाद ये उपकरण यूजर को सिर से पैर तक सुखा देता है। साइकिल पूरी होने पर दरवाजा खुल जाता है, जिससे व्यक्ति साफ और तरोताजा महसूस करते हुए बाहर निकल सकता है ना? कमाल की चीज। आपको क्या लगता है, भारत में भी आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए।